लेकर दहशत। अब तक 7,251 केस। गुजरात में बच्चों में ब्लैक फंगस का पहला मामला। अहमदाबाद में 13 साल के बच्चे की हुई सर्जरी। कर्नाटक में 7 जून तक बढ़ा लॉकडाउन। सीएम बीएस येदियुरप्पा ने किया ऐलान। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया फैसला। उत्तर प्रदेश में रिकवरी रेट 92% पहुंचा, पर टेंशन नहीं हुई कम। 28,000 से ज्यादा गांवों की हालत अब भी नाजुक। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा तोहफा। मलेरकोटला जिले में जल्द बनेगा मेडिकल कॉलेज। 370 करोड़ रुपए की आएगी लागत। तो स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, और मैं हूं इस बुलेटिन के साथ जुबैर खान। बुलेटिन का आगाज करेंगे पत्रकारों से जुड़ी इस खबर के साथ। दरअसल उत्तर प्रदेश के जालौन में पत्रकारों के खिलाफ दर्ज मामलों को लेकर अब समाजवादी पार्टी भी पत्रकारों के समर्थन में उतर आई है। शुक्रवार को सपा के प्रांतीय नेता प्रदीप दीक्षित की अगुवाई में समाजवादी पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने उरई कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। साथ ही एसडीएम उरई को ज्ञापन देकर पत्रकारों के खिलाफ दर्ज मुकदमे को वापस करने की मांग भी की। सपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि पत्रकार हर घटना का सही तरह से उजागर करते हैं, और कहीं ना कहीं पत्रकारों ने उरई में हुई घटना को उजागर कर पुलिस की पोल खोली है, जिससे पुलिस प्रशासन अपनी कमियां छिपाने के लिए पत्रकारों पर बेवजह मुकदमा दर्ज कर रही है। अगर पुलिस द्वारा पत्रकारों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं किए गए, इसके लिए समाजवादी पार्टी आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से प्रशासन की होगी। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में पत्रकार हमारे लोग पत्रकार लोगों द्वारा जो देखा जाता है सब तो उजागर किया जाता है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कृत्य पुलिस के उजागर किए गए, जिसके कारण पुलिस द्वारा 11/12 की रात को तमाम हमारे पत्रकार साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। हम इस घड़ी में उनके समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है और अभी ज्ञापन दिया है। आगे आंदोलन की जरूरत पड़ेगी, पत्रकार भाइयों के पक्ष में आंदोलन खड़ा करने का भी काम समाजवादी पार्टी करेगी। और जहाँ भी जब तक उनके साथ न्याय नहीं होता है, जहाँ भी जो भी करना होगा, हम लोग समाजवादी पार्टी लोग आंदोलन से लेकर हर जगह ज्ञापन सारी चीजें करने का काम करेंगे। घटनाक्रम के तहत एक एफआईआर को लेकर के दिया गया है, जिसमें पत्रकार बंधुओं की तरफ से उनको अनुरोध किया गया है। हम लोग की वैसे ही पत्रकार बंधुओं से वार्ता चल रही है, और हम लोग जो भी उनकी समस्याएं हैं, जो मांगे हैं, वो हमारी समस्या का समाधान करने के करीब है। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। जी हाँ, इस वक्त की एक बड़ी खबर एनबी न्यूज की तरफ से आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद। दरअसल एयर इंडिया के सर्वर पर साइबर अटैक की खबर सामने आई है। जी हां, यात्रियों के पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड की जानकारियां लीक होने की संभावना जताई जा रही है। कंपनी ने कहा है कि पेमेंट डेटा जो है वो सुरक्षित है। हालांकि हमने हमले की जानकारी मिलते ही तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर एयर इंडिया से जुड़ी हुई। एयर इंडिया के सर्वर पर साइबर अटैक की खबर सामने आई है। इसके तहत यात्रियों के पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड की जानकारियां लीक होने की संभावना जताई जा रही है। कंपनी के मुताबिक हालांकि पेमेंट डेटा अभी तक पूरी तरह से सिक्योर है, सुरक्षित है। कंपनी ने कहा है कि हमले की जानकारी मिलते ही उन्होंने तुरंत जांच के आदेश दे दिए। तो एयर इंडिया के सर्वर से जुड़ी बड़ी खबर। एयर इंडिया के सर्वर पर दरअसल साइबर अटैक की आशंका जताई जा रही है। एमपी के उज्जैन में संक्रमण को बढ़ता देख प्रशासन ने अब बेवजह घूमने वाले लोगों के वाहनों को जब्त करने का फैसला किया है। पहले उन लोगों को अस्थायी जेल भेजने का काम पुलिस द्वारा किया जा रहा था, लेकिन कलेक्टर आशीष सिंह ने अब लोगों के वाहन जब्त करने के निर्देश दिए। अब वाहन को न्यायालय की प्रक्रिया से छोड़े जाएंगे। सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया कि थाना क्षेत्र में बेवजह घूमने वाले लोगों के वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई लगातार जारी है। लगभग अभी तक 2 दर्जन से ज्यादा वाहनों को जब्त किया गया है। हमारे प्रशासन के द्वारा, पुलिस विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से जो कार्रवाई की जा रही है, इसमें माननीय कलेक्टर साहब का निर्देश है कि जो बेवजह रोड से या घर से बाहर निकल रहे हैं, उन पर कार्रवाई करें। वन के तहत और महामारी अधिनियम के तहत उन पर कार्रवाई करके उन वाहनों को जब्त किया जा रहा है, उस पर चालान बनाया जा रहा है।
जो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन वगैरह लेकर जो विशेष काम से अगर निकल रहे हैं तो उसके प्रमाण के साथ आप निकले और आईडी के साथ निकले। विभिन्न प्रकार की जॉब में अगर है तो उसका प्रमाण लेकर निकले और बेवजह अगर घूमने पाया जाए तो 188 की कार्रवाई। आज किस तरह के वाहन जब्त किए गए हैं? कम से कम 4-5 वाहन जब्त किए और कम से कम 5-6 लोगों को जेल भेजा है इसमें और कुछ 188 की कार्रवाइयाँ भी है। जी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमने कम से कम 8-10 चालान भी बनाए इसी प्रकार से और लगातार ये देख रहे हैं आप कितनी भीड़ भाड़ है। कई दिन भर ये कार्रवाई चलती रही और लगातार आगे भी चलती है। किस तरह की जा रही है आज? लगातार कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हैं। मेडिकल और दूसरी वजह अपने यूपी के फिरोजाबाद में बीजेपी नेताओं के बीच शिलान्यास और उद्घाटन को लेकर चल रही खींचतान के बीच जिले के प्रभारी मंत्री मोती सिंह सोशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि ऑक्सीजन संकट से जूझ रहे अस्पताल के लिए यह प्लांट संजीवनी के रूप में काम करेगा। उनके साथ वरिष्ठ नोडल अधिकारी रिगजियान सैमफिल, डीएम चंद्रविजय, एएसपी अजय पांडे और भाजपा के जनप्रतिनिधियों के अलावा पार्टी के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में 3 ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत किए थे, जिसमें फिरोजाबाद भी शामिल था। इसके लिए सदर विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक मेरे छोटे भाई डॉक्टर श्री मनीष ससीजा जी बधाई के पात्र हैं। हमारे लोकप्रिय सांसद श्री चंद्र जादौर जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। हम सबके नेता। देश में कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के भिंड में बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा होकर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दरअसल गोरमी थाना क्षेत्र के सुकलाल के पुरा कचनाव खुर्द में किसी गाने की शूटिंग चल रही थी। शूटिंग 19 मई को शुरू हुई थी। ये शूटिंग किसी परमिशन के तहत चल रही थी या नहीं, ये अभी जांच का विषय है। कोरोना काल में एक साथ इतनी भीड़ इकट्ठा होने से पुलिस और प्रशासन पर कई सवाल जरूर खड़े हो गए। वहीं सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में गाने पर शूटिंग चलती रही, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने जिले में लगी धारा 144 की जमकर धज्जियां उड़ाई और बंदूकें लहराते हुए डकैत रामू बाबू गडरिया के जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। इस संबंध में जब भिंड कलेक्टर सतीश कुमार एस और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो की जांच कर दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी। उसको एसडीएम को जांच करके अगर सही हो तो उसको जो प्रोविजंस है उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है। वो जांच करेंगे, वही जांच करेंगे। जांच करके अगर वो सच है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। सूचना आई थी कि कुछ लोग कचनाव कला गांव के पास में एकत्र हुए। सूचना पे तस्दीक के लिए थाना प्रभारी को भेजा गया था और उस पर जब जमावड़ा मिला तो चूँकि लॉकडाउन चल रहा है तो इस आधार पे वैधानिक कार्रवाई थाने पे एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है। सर भारी मात्रा में सर काफ़ी लोग राइफल लेके घूम रहे हैं। ये लॉकडाउन चल रहा है। ये लॉकडाउन चूँकि चल रहा है और इनके द्वारा उल्लंघन किया गया, इसीलिए इन पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। और आप जो खबर दे रहे हैं इसके बारे में इसकी सत्यता की जाँच करा के अग्रिम कार्रवाई कराई। पंजाब में फतेहगढ़ साहिब जिले के रायवाल गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक बुजुर्ग युवक ने युवती से शादी की है, जिसमें दूल्हे की उम्र 52 से 53 साल के बीच बताई जा रही है। वहीं युवती की उम्र करीब 40 साल है। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले नवविवाहित इस्माइल ने कहा कि उसके घर में कोई और नहीं है, इसलिए उसे एक साथी की जरूरत थी, जबकि लड़की ने कहा कि वो अपने परिवार पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उसने शादी करने का फैसला किया। उधर शादी को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही गलत जानकारी की ग्रामीणों ने निंदा की। ग्रामीणों ने कहा कि लोगों का मजाक बनाने के बजाय पहले सच्चाई को पता लगाया जाना चाहिए।
52 ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ 53 ਹੋਵੇ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕਈ ਕਰੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਤੇ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਬਥੇਰਾ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਭਾਂਡੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਭਾਂਡੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਘਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲਦਾ ਹੋਊਗਾ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਰਹੂਗਾ ਬਾਕੀ ਬੈਠੂਗਾ ਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਘਰੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਜੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ। ਬਸ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੀਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮਰ ਕੇ 11 ਸਾਲ ਮੈਂ ਇੰਦਗੜ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਫਿਰ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਾਲ ਕੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਤਾ ਵਿਆਹ ਕੇ ਮੈਂ 11 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹੀ। 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਾਲਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ 2-2.5 ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਲਿਆਇਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਮਾਸੀ ਕੋਲੇ ਰਹੀ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੀ उम्र कितनी है जी? जी मेरी उम्र 40 साल। भारत विविधताओं का देश है, ये बात यूं ही नहीं कही जाती। गांव में बसने वाले असली भारत की तस्वीर सामने लाते हैं। महामारी संक्रमण काल में ऐसी ही तस्वीर यूपी के कौशाम्बी जिले से सामने आई है, जहां के मुख्यालय से सटे गांव महुआ खाड़ा और नेवादा ब्लॉक क्षेत्र के खानपुर गांव में एक भी मरीज कोरोना का सामने नहीं आया है। इसके पीछे गांव की आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बहुत कड़ी मेहनत और ग्रामीणों की जागरूकता है। जनपद मुख्यालय मंझनपुर से महज 2 किलोमीटर दूर बसा है गांव महुआ खाड़ा। इस गांव की आबादी करीब 650 लोगों की है, जिसमें 145 परिवार रहते हैं। गांव की 90% आबादी आंगनबाड़ी के दस्तावेज में दर्ज है। पिछड़ी और अनुसूचित जाति के लोगों में बसा गांव और यहां के बाशिंदों ने महामारी काल में दुनिया के सामने अपने जुझारूपन और जागरूकता की मिसाल पेश की है। गांव का कोई भी नागरिक पहली और दूसरी कोरोना की लहर में महामारी से ग्रसित नहीं हुआ। जब से महामारी की बीमारी फैली है तब से हमारे यहाँ सब साफ सुथरा रहता है। कोई तरीके के हमारे यहाँ न कोई कोरोना से बीमार हुआ है और न कोई कोरोना से मरा हुआ है। एकदम सब फिट हैं, स्वस्थ हैं, कोई बीमार आजार नहीं है मेरे यहाँ। आज तक इतने दिन से कोरोना फैला हो, कोई बीमारी नहीं? कोई बीमारी नहीं है, किसी को बुखार तक नहीं आया जब से महामारी चली है। कोई मिट्टी हुई है? कुछ नहीं, कोई मिट्टी नहीं। क्या है गांव में इतना साफ सफाई दिख रहा है गांव में? अब साफ सफाई अब सब लगे हैं, मिस्तर काम करते हैं, साफ सुथरा रहता है, एनी टाइम डेली सफाई होती है, कोई गंदगी है नहीं हमारे यहाँ। क्या नाम है आपका? इरशाद अहमद। कानपुर से बोल रहा हूँ। मेरे गांव में जब ये से कोरोना जैसी महामारी बीमारी चालू हुई है आज तक ना कोई ऐसा पॉजिटिव निकला है और ना ही पीड़ित है ना ही मरा हुआ है आज तक। कोरोना का कोई प्रभाव नहीं गांव में? आज तक कोई प्रभाव नहीं दिखाई दिया, ना समझ में आया। गांव में एकदम साफ सुथरे क्या है? साफ सफाई गांव में पूरी तरह से है, साफ सफाई हमेशा होती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ना आज तक बीमारी हुई, यहाँ कोई आदमी बीमार हुआ है ना ही मरा हुआ है जब से कोरोना चालू हुआ है। तो कितने ये आप दूसरे गांव को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? मैं समझता हूँ कि दूसरे गांव ऐसी से साफ सफाई करें तो पीड़ित नहीं होंगे। और क्या? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार है। मध्य प्रदेश के दतिया और भिंड जिलों में कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों को पुलिस अनूठी सजा दे रही है। कुछ से नागिन डांस करवाया जा रहा है तो कुछ से मेढक दौड़ लगवाई जा रही है। दतिया जिले के राजगढ़ चौराहे पर पुलिस कर्मियों ने कोरोना कर्फ्यू के दौरान घर से बेवजह निकल रहे लोगों को सजा के तौर पर पहले उठक बैठक लगवाई और उसके बाद नागिन डांस करवाया। पुलिस कर्मियों ने फिर उन्हें समझा बुझाकर छोड़ दिया। इसका वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो कि अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। राजगढ़ चौकी प्रभारी YS तोमर ने बताया कि बार बार समझाने पर भी लोग अपने घरों से बेवजह बाहर निकल रहे हैं, जिन्हें रोकने के लिए हम नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम लोगों को इस बात को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे बेवजह घरों से बाहर ना निकले। तोमर ने आगे कहा कि हम घर से बेवजह बाहर निकल रहे लोगों को सजा के तौर पर उठक बैठक लगवाना, राम नाम लिखवाना, मुर्गा बनाना, उनकी आरती उतारना, अस्थायी जेल में भेजे जाने और डांस करवाने जैसी सजाएं दे रहे हैं। शासन द्वारा कोरोना महामारी से निपटने के लिए पूरे जिले में तमाम संसाधन मुहैया करवाए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी ग्रामीण अंचलों से लेकर ब्लॉक मुख्यालय तक ये संसाधन कितने पहुंच रहे हैं, ये गुरुवार को सामने आई एक तस्वीर ने साफ किया है।
दरअसल कुरई में एक बुजुर्ग की मौत के बाद शव वाहन नहीं मिलने से स्वजन बुजुर्ग के शव को हाथ थिलिया में रखकर मोक्ष धाम तक ले गए। इसके वीडियो और फोटो इंटरनेट में जबरदस्त तरीके से वायरल होने के बाद जब कुरई बीएमओ से बात की गई तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि मृतक के स्वजनों ने शव वाहन की कोई मांग ही नहीं की। अगर वो वाहन की मांग करते तो आधे घंटे के इंतजार के बाद उन्हें वाहन मुहैया किया जाता। बता दें कि कुरई मुख्यालय में बीमारी के कारण ब्लॉक कॉलोनी निवासी बलवंत सेन का निधन हो जाने पर स्वास्थ्य केंद्र में शव वाहन न होने से परिजनों को हाथ ठिलिया में रखकर शव को मोक्ष धाम तक पहुंचाना पड़ा। एमपी के देवास के गरधौपुरी फाटे पर ढाबा संचालक की हत्या का मामला सामने आया। आरोपितों ने संचालक पर चाकू से वार किए। घटना के बाद संचालकों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। संचालक की पीठ के साथ ही सिर पर भी चाकू से वार किए गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि ढाबा संचालक का 2 लोगों से विवाद हो गया था। इसमें आरोपियों ने संचालक पर चाकू से वार किया। सिर और पीठ पर चाकू मारे गए। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। रितेश माली निवासी सावेर सोनकच का हमरा आकाश के आकार की रिपोर्ट किया था कि कल रात्रि करीब 9:15 बजे संजू मालवी निवासी लक्ष्मीबाई मार्ग सावेर का अपने 3 साथियों के साथ साईं कृपा रेस्टोरेंट पर, जहाँ पर रितेश माली और आकाश दोनों काम करते हैं, वहाँ पर आया और ढाबा संचालक राजू बिचा चांद कहने लगा कि हमें खाना चाहिए। राजू खान ने बोला कि ढाबा बंद हो चुका है, अभी हम खाना बना के नहीं दे सकते हैं। इसी बात को लेकर के उन्होंने चारों व्यक्तियों ने, संजू मालवी तीनों साथियों ने राजू खान के साथ मारपीट कर संजू मालवी ने, जो कि रितेश माली द्वारा बताया गया कि चाकू मार दिया, जिससे उसकी अस्पताल आने पर मौत हो गई। इसमें रितेश माली की रिपोर्ट पर संजू मालवी और 3 अन्य साथियों के विरुद्ध मुकदमा कायम किया गया है और उनकी तलाश के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और तत्काल मध्य प्रदेश के भवानीगढ़ के नजदीकी गांव सकरोदी में उस वक्त सनसनी फैल गई जब गांव के सरकारी स्कूल के पास एक गंदे नाले में किसी व्यक्ति का शव मिला। मृतक के बेटे का कहना है कि मृतक व्यक्ति 18 मई की रात को घर से गया था और वापस नहीं आया। उन्होंने गांव के ही एक व्यक्ति पर कत्ल के इल्जाम भी लगाए हैं। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसके अलावा अगली खबर भी मध्य प्रदेश से ही। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में संपूर्ण लॉकडाउन लागू है, बावजूद इसके अपराधी अपराधों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे और लगातार अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है। रीवा जिले के मऊगंज थाना में सड़क के किनारे एक अज्ञात लाश देखी गई, जिसको देखने के बाद ग्रामीणों ने तत्काल डायल 100 पर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर एडिशनल एसपी थाना प्रभारी के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया। वहीं पुलिस आगे की तफ्तीश में जुट गई है। के पास में नेशनल हाईवे जो है रीवा और इलाहाबाद के वाराणसी के बीच का जो रोड है, खगड़ुआ के पास में है, यहाँ पर एक 45 से 50 साल के व्यक्ति की बॉडी पड़ी हुई ऐसी सूचना मिली थी। सूचना पर तत्काल एसडीओपी थाना प्रभारी के साथ हम स्पॉट पे पहुंचे हैं। प्रथम दृष्टया देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर ये लाश को फेंका गया है। व्यक्ति की पहचान अभी सुनिश्चित नहीं हो पाई है। प्रयास कर रहे हैं कि आसपास के थानों में अगर कोई गुमशुदगी दर्ज है, जिसके आधार पर पता चल पाएगा कि व्यक्ति कौन था और यहाँ पर कैसे पहुँचा है या इसको यहाँ पर कोई कौन फेंक के गया है। प्रथम दृष्टया घटना संदिग्ध प्रतीत हो रही है। पीएम रिपोर्ट। सागर पहलवान हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस के एसीपी द्वारा बनाई गई टीम की ओर से भटिंडा में जांच की जा रही है। भटिंडा के एसपी की ओर से जानकारी देते हुए बताया गया है कि सुशील कुमार के पास जो फोन नंबर चल रहा है वो सिम कार्ड भटिंडा से चालू हुई है। जिस व्यक्ति के नाम पर सिम कार्ड है उसका नाम सुखप्रीत बरार है, जिसको काबू कर भटिंडा थाना सदर में पूछताछ की जा रही है। ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਏਸੀਪੀ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2 ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ 17 ਅਦਰ ਰੈਂਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ मोबाइल कनैक्शन यूज कर रहा हैगा, वो
ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਇੱਥੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਸਨ ਆਫ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਗਲੀ ਨੰਬਰ 2 ਬੀਡ ਰੋਡ ਬਠਿੰਡਾ। ਤੇ ਉਤੋਂ ਇਹ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ACP अजय कुमार ने मैंने दस्या हैगा। ब्लैक फंगस का कहर लगातार जारी है। इस बीच राजस्थान सरकार ने भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया है, जिस पर राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा है कि 9 सरकारी अस्पताल और 11 प्राइवेट अस्पतालों में ब्लैक फंगस के मामले मिले हैं। और क्या कुछ स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, सुनते हैं। हमने कोविड-19 को महामारी घोषित किया हुआ है, उसी के अंतर्गत ब्लैक फंगस के जो केसेस ज़्यादा आ रहे हैं स्टेट के अंदर, तो हमने राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 की धारा 3 और सपठित धारा 4 की उपधारा के अंतर्गत ब्लैक फंगस को भी संपूर्ण राजस्थान में महामारी तथा नोटिफाइबल डिजीज घोषित किया है और अधिसूचना जारी की है उसकी। ब्लैक फंगस की शिकायतें पूरे राजस्थान से आ रही है और जयपुर में हमने एक यूनिट म्यूकोमाइकोसिस की SMS हॉस्पिटल में शुरू की है। करीब 50-60 मरीज यहाँ भी भर्ती हैं। उनकी दवाओं की प्रिक्योरमेंट के लिए भी सरकार प्रयत्नशील है। भारत सरकार ने इसकी जो दवा है MP एम्पोथेरेसिन उसको भी अपने अंडर में ले लिया, अधिकृत कर लिया है। तो हम अपने राज्य के जो ब्लैक फंगस के केसेस हैं उसके मुताबिक हमने अपना डिमांड उनको भेजा है, तो संभवतः वो हमको दवा उपलब्ध कराएंगे और ये दवा भी सारे चिकित्सालय जहां पर ये इलाज चल रहा है इनका, उनको उपलब्ध करा दी जाए। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी हमने जारी किया है। अत्यधिक स्टीरॉइड के इस्तेमाल से डायबिटीज बढ़ जाती है। लोगों का इम्यून सिस्टम जिनका कमजोर होता है, जो ज्यादा समय तक ICU में रहते हैं, ऐसे लोगों को ब्लैक फंगस के वो शिकार हो जाते हैं। उनके आंख में दर्द हो जाएगा, कान के आसपास लाल चकत्ते हो जाएंगे, नाक और साइनस के जरिए ये बॉडी में प्रवेश कर जाता है, बुखार आ जाता है, सांस की कमी हो जाती है, कफ हो जाता है, सिर दर्द हो जाता है, कभी खून की उल्टी हो जाती है, मेंटल टेंशन हो जाता है। ये सब सिम्टम्स है, तो तत्काल उन केसेस को हम एडमिट करते हैं, उनका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। अभी राजस्थान में जितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं उनके हिसाब से हमने डिमांड भारत सरकार को इसकी दवाओं की भेज दी है। एक व्यक्ति को 60 इंजेक्शन तक लगते हैं 10 mg की, उसकी बॉडी के वेट के हिसाब से भी इंजेक्शन का तय होता है। तो इसकी क्वांटिटी में ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। पहले हमको 700 वाइल दी थी, वो तो 10-12 मरीजों के लिए थी। फिर हमने दोबारा भारत सरकार को कहा है, अब इनके प्रिक्योरमेंट के साथ ही ट्रीटमेंट की सुविधा राजस्थान में शुरू हो गई है और हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने जानकारी दी है कि दिल्ली में अब तक ब्लैक फंगस के 197 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं ब्लैक फंगस के बढ़ते मरीजों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 3 डेडिकेटेड ट्रीटमेंट सेंटर बनाने का फैसला किया है। ये सेंटर लोकनायक, GTB और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में बनाए जाएंगे। इसके साथ ही इस बीमारी से बचाव के लिए जनता को जागरूक भी किया जाएगा। देखिएगा, परसों तक 197 केसेस दिल्ली में एडमिटेड थे, सभी अस्पतालों में मिलाकर। और 197 में दिल्ली के पेशेंट भी थे, दिल्ली से बाहर के पेशेंट भी थे। ब्लैक फंगस के बारे में देखो, मैं थोड़ा सा आगाह करना चाहूँगा जनता को। ब्लैक फंगस 2 कारणों से हो रहा है। एक तो है कि ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ना, और दूसरा है स्टीरॉयड्स की। हरियाणा में भी ब्लैक फंगस के मामले लगातार तेजी के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। इस बीच हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में अब तक ब्लैक फंगस के 268 मरीज पाए गए हैं। केंद्र सरकार से हमने दवा की मांग की है, और क्या कुछ अनिल विज ने कहा, आपको सुनवाते हैं। ये बीमारी एकदम सामने आई है और मार्केट में इसकी दवा जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मौजूद नहीं है। हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी बहुती हमें मिली भी है, लेकिन मरीज बहुत ज़्यादा है। 268 मरीज आज की तारीख तक इसके आ चुके हैं। सरकार भी इंपोर्ट कर रही है, वहाँ भी हमने एप्लीकेशन लगाई है
कि वहाँ से 12,000 वायल्स हमें मिले, लेकिन कल हमने मीटिंग करके तय किया है कि हम डायरेक्ट भी इंपोर्ट करेंगे, तो उसके लिए कार्रवाई शुरू आरंभ कर दी गई। हरियाणा विधानसभा के आदरणीय अध्यक्ष महोदय ज्ञानचंद गुप्ता ने मुझे एक दरखास्त दी है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि पारस अस्पताल मरीजों से जो हमारी तयशुदा कीमतें हैं उससे बहुत ज़्यादा चार्जेस कर रहा है। तो मैंने एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है 3 सदस्यों की, जो डॉक्टर शलीन हैं, जो मेडिकल एजुकेशन के अस्पताल में पोस्ट कोरोना केयर सेंटर उमंग के नाम से चलाएंगे। बकायदा एक कमरा इसके लिए निर्धारित किया जाएगा, वहाँ पर डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई जाएगी। जो बीमारियां इसके बाद हो रही हैं उसके लिए उसे मनोवैज्ञानिक को भी रखा जाएगा, उसमें बाकी बीमारियों के लिए भी रखा जाएगा, फिजियोथेरेपिस्ट भी रखा जाएगा। और इसमें प्राणायाम बहुत फायदेमंद है। प्राणायाम कराने के लिए भी हर सेंटर में योगा टीचर लगाया जाएगा, उसकी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। और मध्य प्रदेश के इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर आते और शाम को जाते वक्त इंदौर की सड़कों पर भीड़ देखी और देखा कि वहां के स्थानीय निवासी नागरिक छूट का बेवजह इस्तेमाल कर रहे हैं। भोपाल रवाना होने से पहले उन्होंने आला अफसरों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। बावजूद इसके कोरोना गाइडलाइंस का जमकर मखौल उड़ाया गया। वहीं शहर में लापरवाही को देखते हुए मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशासन को सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए। अधिकारी इंदौर महोदय द्वारा जो कुछ किराना सब्जी फल में छूट दी गई थी उसको बंद कर दिया गया है और अधिक सख्ती से जनता कर्फ्यू लगाया गया है। इसमें अनावश्यक रूप से जो लोग सुबह घूमते पाए जा रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, उनकी गाड़ियों की हवा निकाली जा रही है, उनको अस्थायी जेल भेजा जा रहा है और लगातार जनता को समझाइश दी जा रही है कि अभी अगले 10 दिनों तक जनता कर्फ्यू बहुत सघनता से चल रहा है। केवल मेडिकल और अन्य अत्यावश्यक चीज़ों को छोड़कर बाकी लोग। तो फिलहाल नमस्कार भारत में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।